हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीएफ 2005 का वीडियो करने वाले और ये टॉपिक दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इससे रिलेटेड प्रश्न जो है कि हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। टीचिंग से रिलेटेड जितने सारे एग्जाम होते हैं एनसीएफ 2005 से आपका जरूर प्रश्न देखने को मिलता है। तो बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। इस एक वीडियो में हम लोग एनसीएफ 2005 यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसको हम लोग सारा समाप्त कर देंगे। और दावे के साथ कहते हैं इसको अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हैं तो इससे रिलेटेड जितने सारे आपके प्रश्न आते हैं उन सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कर जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने एनसीएफ 2005 की वीडियो पे। ठीक है, पहली स्लाइड है दोस्तों। और किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले दोस्तों उस टॉपिक के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। अगर हम लोग दोस्तों पाठ्यचर्या पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोगों को पाठ्यक्रम जानना पड़ेगा कि पाठ्यक्रम होता क्या। ठीक है, तो अगर आप बीएड कर रहे होंगे या कोई भी अगर आप दोस्तों कोर्स करते हैं तो उसका एक पाठ्यक्रम निर्धारित होता है और वो पाठ्यक्रम की क्या परिभाषा होती है और पाठ्यक्रम आपके जीवन में या आपके शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान देता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों पाठ्यक्रम का क्या अर्थ होता है। तो देखिए पाठ्यक्रम जो है दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है, एक जो है कि दोस्तों पाठ्य और एक जो है कि क्रम, जिसमें पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य सामग्री। ठीक है, पाठ्य का क्या अर्थ होगा? पढ़ने योग्य सामग्री। और क्रम का अर्थ होता है दोस्तों एक निश्चित व्यवस्था। अर्थात कहा जा सकता है कि पढ़ने योग्य सामग्री की एक निश्चित व्यवस्था ही क्या कहलाती है? पाठ्यक्रम कहलाती है। ठीक है दोस्तों, पढ़ने योग्य अगर सामग्री है और उसकी एक निश्चित अगर व्यवस्था बना दिया जाए कि आपको कब क्या पढ़ना है और कितने टाइम तक आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं और किस महीने में ये टॉपिक पढ़ने हैं, इस तरह का जो है कि एक निश्चित समय भी निर्धारित कर दिया जाता है और पढ़ने योग्य जो सामग्री होती है उसका एक क्रम तैयार कर दिया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? पाठ्यक्रम कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करें और दोस्तों तो पाठ्यक्रम जो होता है अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द से बना है। ठीक है, करिकुलम शब्द से बना है और तथा करिकुलम शब्द जो है दोस्तों लैटिन भाषा के कुरेर शब्द से बना है। किससे बना है? कुरेर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। करिकुलम या कुरेर का अर्थ होता है दोस्तों दौड़ का मैदान, जिस पर दौड़कर विद्यार्थी अपने द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करता। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पाठ्यक्रम है सभी कोर्सों में पाठ्यक्रम एक निर्धारित होता है। पाठ्यक्रम का होना अति आवश्यक है क्योंकि पाठ्यक्रम एक ऐसा साधन है जिस पर छात्र दौड़ करके अपने लक्ष्य को क्या करता है? पूरा करता है। ठीक है, अगर आप किसी भी कोर्स में अगर आप पाठ्यक्रम का निर्धारण नहीं करते हैं तो आप लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सकते। तो पाठ्यक्रम एक अहम योगदान हो जाता है पाठ्यक्रम का आपकी शिक्षा व्यवस्था में। ठीक है, तो ये पाठ्यक्रम का अर्थ रहा दोस्तों। और पाठ्यक्रम शब्द कैसे बना है और पाठ्यक्रम क्या होता है, यहाँ पे ये खत्म हो गया। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। अब चलते हैं अगला। अब देखिए दोस्तों जो एनसीएफ होता है इसका फुल फॉर्म भी कई जगहों पे पूछ लिया जाता है। तो अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो इसका फुल फॉर्म नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होगा और हिंदी में अगर बात किया जाए तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ठीक है, अब देखेंगे ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा क्या होती है और इसके क्या जो है कि उद्देश्य हैं और किस लिए जो है कि ये बनाया गया और कैसे जो है कि एनसीएफ 2005 आया। ठीक है, तो देखेंगे एनसीएफ अगर 2005 की बात किया जाए दोस्तों तो ये प्रारंभ के जो शिक्षा शास्त्री थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक निबंध था और निबंध का नाम था सभ्यता और प्रगति और इसी को आधार मान करके आपका एनसीएफ 2005 तैयार किया गया। ठीक है, अब देखते हैं एनसीएफ 2005 का निर्माण जो है मानव विकास संसाधन मंत्रालय की देखरेख में किया गया। यानी जब एनसीएफ 2005 आपका लागू किया गया और तब ये मानव विकास संसाधन के मंत्रालय के अंतर्गत इसको जो है कि बनाया गया था। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति जैसा कि मैंने अभी बताया रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध और इन निबंध का नाम था सभ्यता व प्रगति, उसी से जो है दोस्तों इसको शामिल किया गया, उसी से प्रेरणा लेके किसको? एनसीएफ 2005 को। ठीक है, और एनसीएफ 2005 का दोस्तों हर भाषाओं में इसका यानी हर भाषा कहने का मतलब 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं 22 भाषाओं में सभी भाषाओं में दोस्तों इसका क्या अनुवाद किया गया। ठीक है, तो पूछा जाता है कि 2005 का
आधार किसको माना गया, तो क्या बताएंगे, सभ्यता और प्रगति को। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और इसका कहाँ से निर्माण हुआ था, तो मानव विकास संसाधन मंत्रालय द्वारा इसका विकास हुआ। और 8वीं अनुसूची के सभी भाषाओं में दोस्तों इसका क्या किया गया है, अनुवाद किया गया है। ठीक है, यानी 22 भाषाओं में से जितनी सारी भाषाएं आपको आती हैं, सभी भाषाओं में, भारत में जितनी भाषाएं हैं सभी 22 भाषाओं को क्या कर दिया गया, अनुवाद किया गया। जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं उसी प्रकार इंग्लिश में भी, उसी प्रकार उर्दू में भी, उसी प्रकार दोस्तों आपका संथाली में भी, बोडो में भी, डोगरी में भी, मतलब इस सभी भाषाओं में इसका क्या कर दिया गया, अनुवाद कर दिया गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसे देखेंगे दोस्तों, इसके जो कि 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। ठीक है, एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं और इन्हीं सिद्धांतों पे जो है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 आधारित है। ठीक है, तो इसको देखो क्या है, ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए। एनसीएफ 2005 का दोस्तों मेन उद्देश्य है, जो आपका ज्ञान है, जो हम लोग जो सूचनाएं चाहे जो ज्ञान बच्चों को देते हैं, उस ज्ञान को क्या करें, बाहर के वातावरण से जोड़ करके बच्चों को अध्ययन कराने का कार्य किया जाए। एनसीएफ 2005 यही सिफारिश करता है। ठीक है, अब देखते हैं, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना। देखिए बहुत बच्चे होते हैं जो पढ़ने में क्या करते हैं, रटते हैं, या टीचर भी ऐसा ही सहारा देते हैं, बच्चों को मारते हैं, धमकाते हैं कि आप क्या करो, इसको रट डालो, याद कर डालो। तो एनसीएफ 2005 है, रटने वाली विद्या पर भी जोर नहीं देता है, यानी रटने वाली विद्या नहीं चाहिए। बच्चों को वैसा वातावरण दे करके प्रत्यक्ष रूप से सिखाने का काम किया जाना चाहिए, न कि रटंत विद्या पर जोर देना चाहिए। ठीक है, तो रटंत पढ़ाई से जो है कि मुक्त करना है, और पाठ्यचर्चा पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए। और देखिए पुस्तक तो जरूरी है, ठीक है, पुस्तक जरूरी है, लेकिन जो ज्ञान है पूरे ज्ञान को पाठ्य पुस्तक पे ही न केंद्रित किया जाए, उसके वातावरण से भी जोड़ करके उसके अगल बगल और एक ऐसे परिवेश का निर्माण किया जाए कि किताब को उसके साथ जोड़ करके बच्चों को पढ़ाया जाए। ठीक है, अब आगे देखते हैं, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं उससे लचीला बनाया जाए। कभी भी दोस्तों अगर आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उस चैप्टर को पढ़ाते समय कुछ गतिविधियां करें, जिससे बच्चों के बीच में एक अलग तरह के छवि बने, जिससे उनको अस्थायी ज्ञान प्राप्त हो सके। तो गतिविधियों का आयोजन जरूर करना चाहिए कक्षा में, यही 2005 का एनसीएफ 2005 का यही सिफारिश है, यानी एनसीएफ 2005 यही चाहता है। ठीक है, और यही जो है कि उल्लेखित किया गया है एनसीएफ 2005 में। अब आगे देखते हैं, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो, राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्य में शामिल किया जाए। ठीक है, तो दोस्तों कुछ ऐसे जो कि आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं एनसीएफ 2005 के तहत, कि बच्चे क्या हो, राष्ट्रीय महत्व को समझें, और ऐसे बिंदुओं को भी क्या करना चाहिए, पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। जैसे कोई राष्ट्रीय धरोहर हो तो उसके बारे में संवेदनशीलता लाने के लिए बच्चों में इस तरह के पाठ्यक्रम शामिल किए जाए। जैसे ताजमहल के बारे में है तो ताजमहल को के बारे में पढ़ाया जाए, और ताजमहल क्यों नुकसान हो रहा है इसके बारे में भी अगर बच्चों को बताया जाएगा, तो इससे जो है कि बच्चों के बीच एक अलग प्रकार की राष्ट्रीय महत्व के प्रति क्या एक छवि तैयार होगी। ठीक है, तो ये सारे मेन पॉइंट हैं दोस्तों, 5 मेन पॉइंट जो है एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो प्लीज जो है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, और वीडियो पे आ गए हैं तो प्लीज जो है कि लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलिए चलते हैं अगले जो है कि टॉपिक पे। ठीक है, अब इसका निर्माण जो हुआ था दोस्तों एनसीईआरटी के द्वारा किया गया, और इसको पूर्ण करने का कार्य निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया। पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 किसके नेतृत्व में पूरा किया गया था, तो प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में पूरा किया गया था। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसका प्रमुख लक्ष्य क्या था, आत्मज्ञान, अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों को अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। देखिए इसका मेन उद्देश्य था एनसीएफ 2005 का, बच्चों को स्वयं ज्ञान के लिए प्रेरित करना। ठीक है, ऐसा माहौल बनाया जाए, चाहे ऐसा अनुभव बच्चों को दिया जाए कि वो बच्चे खुद के अनुभव से और वातावरण से संबंध स्थापित करके क्या करें, अपने खुद को ज्ञान को जागृत करें, स्वयं ज्ञान को क्या करें, ग्रहण करें। मेन उद्देश्य एनसीएफ 2005 का था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होते हैं, हर विद्यार्थी को उसे व्यक्त करने का मौका प्रदान किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों हर एक बच्चा क्या होता है, विशिष्ट होता है,
सब में क्या होती है, एक अलग अलग की प्रतिभा होती है। जैसे कोई भी बच्चा होता है तो हर एक बच्चे में भिन्नता पाई जाती है, और हो सके हर एक बच्चा क्या हो, अलग अलग कौशलों के साथ पैदा हुआ हो, या हर एक बच्चे को एक अलग विशिष्ट योग्यता होती है। तो उन योग्यताओं को दिखाने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए, अवसर प्रदान करना चाहिए, और हर एक बच्चे को अवसर प्रदान करना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चा विशिष्ट होता है और हर एक बच्चे के अंदर क्या होती है, एक अलग क्षमता होती है। तो मेन उद्देश्य यह भी था 2005 के एनसीएफ का, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और देखिए ये जो एनसीएफ 2005 है दोस्तों, ये बहुत ही जब एनसीएफ 2005 आया तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बदलाव आया दोस्तों, ठीक है, और पर्यावरण से जोड़ करके रटंत विद्या को छोड़ करके पर्यावरण से स्थापित करके शिक्षा को ग्रहण किया जाने लगा, ठीक है। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय एनसीएफ 2005 जो है, इसकी प्रमुख सुझाव और राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 की जो है रूपरेखा में क्या विशेषता है। इसकी मुख्य जो विशेषताएं हैं दोस्तों, सभी विशेषताओं को हम लोग लगभग 21 या 22 विशेषताएं हैं, सभी विशेषताओं को एक एक करके पढ़ेंगे, और इन सभी विशेषताओं से ही आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर देखो इतना अगर वीडियो हम लोग पढ़ लेते हैं, जो एनसीएफ 2005 का भी हम लोग पढ़ रहे हैं, इन सभी एनसीएफ 2005 की वीडियो को आप पढ़िएगा, उसके बाद आप क्या करिएगा, प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाइएगा, एनसीएफ 2005 से जहां प्रश्न पूछे जाएंगे यहां से जरूर आपको उस तरह के प्रश्न 1 लिनियर में मैं बता रहा हूं, और वहां जो है कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो कि इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं में से कहीं ना कहीं आपको जरूर जो है कि एनसीएफ 2005 से प्रश्न मिलेंगे। चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट जो है उन सभी पॉइंटों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब बच्चा आता है तो सबसे पहले बच्चे के पास कौन सी भाषा होती है, उसके घर की भाषा होती है, उसकी मातृभाषा होती है। तो सबसे पहले अगर बच्चा क्लास में आता है तो उसको सिखाने के लिए किस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, अध्यापक को मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का अधिकतम प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बच्चा जब क्लास में आता है तो एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर। यानी सबसे पहले बच्चे को यह बताना चाहिए कि जो बच्चे को ज्ञात है सबसे पहले उसके बारे में जानकारी देना चाहिए, फिर जो बच्चे को जानकारी नहीं है उसके बारे में जानकारी देना चाहिए। जैसे अगर एक बच्चे को पेड़ के बारे में पढ़ाना है तो सबसे पहले बच्चे के दिमाग में पेड़ पहले से ही है, और पेड़ को सबसे पहले आप पढ़ाएं। उसके बाद जो अज्ञात है, यानी बच्चे को नहीं पता है कि पेड़ में जड़ें कितने प्रकार की होती हैं और पेड़ की पत्तियां क्या करती हैं, पेड़ जो है कि भोजन कैसे बनाता है, उसके बाद जो है कि इसको बताना चाहिए। यानी पेड़ के बाद अज्ञात चीजों को बताना चाहिए, यानी सबसे पहले ज्ञात चीजों को, उसके बाद अज्ञात चीजों को, ठीक है। उसके बाद मूर्त से अमूर्त के बारे में बताना चाहिए। मूर्त वस्तुएं वे होती हैं दोस्तों जो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। जैसे बच्चे को अगर गाय के बारे में बताना हो तो गाय जो है कि एक मूर्त वस्तु है, और उसके बारे में जो अमूर्त वस्तु है, यानी जो अंदर गाय के सिस्टम है जो गाय का नहीं पता है उसको, उसके बाद जो है कि अमूर्त वस्तुओं के बारे में बच्चों को बताना चाहिए। तो इस तरह के अधिकतम शिक्षण विधियों का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। यही एनसीएफ 2005 सुझाव देता है। अब देखिए, जो सूचना है उसको ज्ञान मानने से बचा जाना चाहिए। हर एक सूचना को ज्ञान नहीं मानना चाहिए, यानी सूचनाएं जो उसको ज्ञान मानने से बचा जाना चाहिए। ये जो है कि एनसीएफ 2000 कहता है 2005, ठीक है। तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको स्टार कर लीजिएगा, ठीक है। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 है वो मोटी मोटी किताबों को भी नकारता है, क्योंकि जब मोटी किताबें होती हैं वो असफलता का कारण बन सकती हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मोटी मोटी किताबें देख करके डर जाते हैं, और उनके अंतर्गत एक अलग तरह की भावनाएं जो कि उत्पन्न हो जाती हैं, और ये पाठ्यक्रम पर मोटी किताबों का बड़ा असर पड़ता है। तो मोटी किताब जो है कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं आगे। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित करना चाहिए। देखिए, जैसे नैतिकता हो गई दोस्तों, किसी के प्रति प्रेम हो गया, किसी के प्रति दयालु के जो भाव हैं उसको क्या करना चाहिए, वातावरण देना चाहिए। उपदेश देने से अच्छा है कि ऐसा वातावरण आप स्थापित करें, अपने अंदर भी उस तरह के जो है कि नैतिकता लाएं, जिससे बच्चे देख करके खुद जो है कि व्यवहार को सीख जाएंगे। और ये जो है कि वातावरण दे करके स्थापित करना चाहिए मूल्य को बच्चों के बीच में। अब आगे चलते हैं।
अभिभावकों को सख्त का संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आशंका चाहे आकांक्षा क्या रखना गलत है। देखिए बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जिनको अभिभावकों को शिकायत आते हैं कि हमारा बच्चा जो है कि अभी कुछ नहीं जान रहा है, और हमारा बच्चा जो है कि बहुत ऐसे टीचर होते हैं जिनके पास लगातार जो है कि इस तरह के कंप्लेन आते हैं। अभिभावक चाहते हैं कि हमारा बच्चा कम उम्र में ही ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को प्राप्त कर ले, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। कुछ ही बच्चे जो होते हैं अधिक प्रतिभाशाली होते हैं जो छोटी उम्र में भी बहुत बड़ी बड़ी जानकारियों को ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन अभिभावक को ये ज्ञात होना चाहिए कि हर एक बच्चा विशिष्ट बच्चा नहीं हो सकता, चाहे प्रतिभाशाली नहीं हो सकता। उसको आप ये मत सोचिए कि हमारा बच्चा छोटी उम्र में ही क्या कर दे, सभी जानकारियों को ज्ञात कर ले। ऐसा मानना क्या है, अभिभावक को समझाना चाहिए टीचर को कि ऐसा मानना गलत है। ठीक है, टीचर जिस हिसाब से और योग्यता के अनुसार से टीचर क्या करता है, हर एक बच्चे को शिक्षा का जो है कि संचार करता है, शिक्षा को देता है। ठीक है, तो अभिभावकों को यह बातों से बचना चाहिए कि मेरा बच्चा छोटी उम्र में ही क्या कर दिया जाए, सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर ले, ये अभिभावक को नहीं मानना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर देना चाहिए। अगर दोस्तों अगर कॉलेज में क्या है, लाइब्रेरी है, तो बच्चे को फ्री छोड़ देना चाहिए और बच्चा जो किताब उठा करके पढ़ना चाहे वो उठा करके पढ़ सकता है। यानी कि बच्चों को किताब चुनने की क्या स्वतंत्रता होनी चाहिए एनसीएफ 2005 के अनुसार। अब आगे चलते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं कॉलेजों में, स्कूलों में, वहाँ पे करना चाहिए जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसको मनोरंजन के साधन न माना जाए, उसको ज्ञान का साधन मान करके और उससे रिलेटेड जो है ज्ञान को ग्रहण करवाना चाहिए और उसको सौंदर्य के बोध के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। ठीक है, शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। यानी एनसीएफ 2005 कहता है, देखिए जो टीएलएम है यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, जिसकी सहायता से टीचर क्या करता है, अपने शिक्षा को सुचारू रूप से बच्चों के बीच में प्रेषित कर सकता है। तो ऐसे जो है नवाचार विधियां जो है, चाहे नवाचार जो उपकरण है, उसको उपलब्ध कराना भी एनसीएफ 2005 का क्या था उद्देश्य। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में मातृभाषा का प्रयोग किया जाए। अधिकतम से अधिकतम यह सुझाव दिया जाता है कि जो शिक्षक हैं वो भी जब पढ़ाने का कार्य करें तो वो मातृभाषा में ही शिक्षा को प्रेषित करने का कार्य करें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रखा जाए। देखिए क्लास में प्रेरणा देने के लिए बहुत सारे शब्द से भी प्रेरणा दिए जा सकते हैं और पुरस्कार से भी और दंड से भी बच्चों को प्रेरणा दी जा सकती है। लेकिन क्या करना चाहिए, अधिकतम जो है कि प्रेरणा और पुरस्कार जो कि दोस्तों को बच्चों को नहीं देना चाहिए प्रेरणा के रूप में, न बच्चों को ज़्यादा पीटना भी चाहिए। देखिए बहुत ऐसे टीचर होते हैं कि बच्चों को याद करवाने के लिए दंड देते हैं, पीटते हैं, तो बच्चा उससे प्रेरित होता है, नकारात्मक ही प्रेरित होता है, लेकिन प्रेरित होकर के वो याद करने का कार्य करता है। और कुछ टीचर ऐसे होते हैं, कहते हैं बच्चे तुम याद करके लाओगे तो तुमको 100 रुपये देंगे, या तुम ये सवाल सॉल्व कर लोगे तो मैं तुमको ये करूंगा, चाहे तुमको कुछ भी करूंगा, मतलब पुरस्कृत करूंगा। इस तरह के जो है कि बातों से टीचर को बचना चाहिए। अधिकतम जो है कि अधिक से अधिक जो है कि ऐसे प्रेरणा और दंड प्रक्रिया का उपयोग नहीं करना चाहिए, एनसीएफ 2005 सुझाव देता। अब आगे चलते हैं। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर देना चाहिए। जो समुदाय है दोस्तों, उसको मानवीय संसाधन जो है उसको भी प्रयुक्त करने का क्या खूब अवसर दिया जाना चाहिए। कल्पना का मौलिक लेखन के अधिकाधिक अवसर प्रदान करने चाहिए। देखिए जो बच्चे हैं, अगर कोई कहानी अगर आप लिखने के लिए दे रहे हैं तो बच्चे को आप ये ना आशा करिए कि बच्चा क्या है, जिस तरह किताब में कहानी है उसी तरह किताब में की कहानी हूबहू आपके पेपर में छाप दे, चाहे कॉपी में लिख दे। बच्चे की जो कि मौलिकता को आपको क्या करना चाहिए, अवसर देना चाहिए और उसको वरीयता देना चाहिए। बच्चा अपने हिसाब से अपने कल्पना शक्ति के अनुसार क्या कर सकता है, वो लिख सकता है। इसके लिए लेखन में उसको क्या करना चाहिए, अधिकाधिक अवसर देना चाहिए बच्चे को लिखने के लिए। ठीक है, शैक्षणिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, शैक्षणिक जो गतिविधियां होती है, जैसे कभी भी स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, या 26 जनवरी का समय होता है, या 15 अगस्त का समय होता है, या गांधी जयंती का समय होता है, इस तरह की जो शैक्षणिक गतिविधियां होती हैं उसमें अभिभावक को भी शामिल करना चाहिए। अभिभावक को भी वहां पे क्या करना चाहिए, बच्चों के साथ बुलाना चाहिए। मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण। देखिए
जो भी पाठ्यक्रम हो, यानी एक लक्ष्य निर्धारित करना है और लक्ष्य के आधारित जो है कि पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। ये ना कि बच्चा है 5 का और उसे सिलेबस हमने या पाठ्यक्रम हमने शामिल कर दिया 10 का, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे की जो मानसिक योग्यता है, बच्चे की जो सोचने की क्षमता है, उसके अनुसार ही पाठ्यक्रम को भी क्या करना चाहिए, डिजाइन करना चाहिए, बनाना चाहिए। ये एनसीएफ 2005 का कहना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगले पॉइंटों को देखते हैं। अब देखिए, शांति शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर व जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। देखिए, जो शिक्षा है वो शांति की शिक्षा होनी चाहिए और शांति से शिक्षा की वो बढ़ावा देना चाहिए और महिलाओं के प्रति एक अच्छे दृष्टिकोण को पैदा करने के लिए अलग अलग तरह के जिम्मेदारियां एवं एक जो है कि कार्यक्रम स्थापित करना चाहिए। अलग अलग तरह के आप वाद विवाद करवा सकते हैं या नाटक करवा सकते हैं जिसमें महिलाओं के प्रति सम्मान क्या हो, सम्मान का दृष्टिकोण विकसित हो बच्चों के प्रति। इस तरह की भी जिम्मेदारी और कार्यक्रम का आयोजन करना एनसीएफ 2005 में निहित है। अब देखिए, बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्य चर्चाओं, यानी जो पाठ्य चर्चाओं वो क्या करना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जिससे बच्चे को चारों तरफ का विकास हो। ये ना कि बस बच्चे के मैथ के ही क्षेत्र में विकास हो। चहुमुखी का मतलब होता है दोस्तों, स्कूल के साथ साथ बच्चे के घर के पर्यावरण के अनुसार भी उसका विकास हो, उसका मैथ में भी विकास हो, उसका इंग्लिश में भी विकास हो, उसका हिंदी में भी विकास हो। यानी हर क्षेत्रों में जब बच्चे का विकास होगा वैसे ही पाठ्य चर्चा क्या होनी चाहिए, आधारित होनी चाहिए बालकों के बीच में। अब सभी विद्यार्थी होती समावेशी वातावरण तैयार करना चाहिए। देखिए, समावेशी वातावरण होता है दोस्तों जब एक या एक से अधिक बच्चे जब एक ही साथ मिलकर के क्या करते हैं, पढ़ते हैं, उसे समावेशी वातावरण कहते हैं। समावेशी वातावरण में दोस्तों एक जो है कि प्रतिभाशाली बच्चा भी साथ में पढ़ेगा, एक जो है कि जो अल्प बुद्धि का बच्चा है वो भी साथ में पढ़ेगा। यानी सभी बच्चों को एक साथ मिलाकर पढ़ाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, समावेशी वातावरण कहते हैं। और समावेशी वातावरण ही तैयार करना चाहिए, ये एनसीएफ 2005 सुझाव देता है। बच्चों को स्कूल से बाहर जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए। ठीक है, देखिए स्कूल से जो बच्चे हैं उसको बाहर के जीवन से जोड़ना चाहिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, हर अलग अलग तरह के बच्चे आपके स्कूल में आते हैं और हर तरह के बच्चे को मानसिक क्षमता भी अलग होती है। और हो सके दोस्तों किसी बच्चे के परिवार की स्थिति भी अलग हो और बच्चा जो है कि मानसिक रूप से तनाव में हो, तो ऐसा आपको वातावरण क्रिएट करना चाहिए कि बच्चा क्या हो, बाहर के जीवन से तनाव मुक्त हो और आपके जब स्कूल में आए और आपके बीच में आए तो एक अच्छे तरीके से ज्ञान ग्रहण करने का कार्य करे। जो घर के सारे जिम्मेदारियां हैं, चाहे घर के जो जितने सारे तनाव है वो सारे मुक्त हो जाने चाहिए। ऐसा वातावरण क्रिएट कर देना चाहिए स्कूल में। ठीक है, अच्छे विद्यार्थियों की धारणा में बदलाव, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस करे तथा अपने मौलिक विचार शिक्षा के समान प्रस्तुत करे। देखिए, जब कहा जा सकता है कि दोस्तों जब बच्चे क्या करते हैं, आपस में संवाद करते हैं, चाहे कोई भी अगर डाउट हो, जब हर बच्चा अपने डाउट को टीचर के साथ क्या करता है, प्रकट करता है, चाहे बार बार प्रश्न पूछता है कि ये सर ये कैसे होगा, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस तरह के बच्चों को आपको सकारात्मक मानना चाहिए और सही मानना चाहिए कि बच्चे का दृष्टिकोण क्या है, अच्छा है। बहुत टीचर होते हैं जब बच्चे क्या 2 या 4 सवाल पूछते हैं तो टीचर उस पर गुस्सा हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब बच्चे इस तरह का सवाल पूछें तो आपको समझना चाहिए कि क्या है, वो अच्छे प्रकार के विद्यार्थी हैं और उनके मौलिक विचार और शिक्षा के प्रति इनके जो जागने की इच्छा है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, जिज्ञासु के रूप में उनको देखना चाहिए। देखिए, खेल आनंद सामूहिकता की भावना के लिए है, रिकॉर्ड बनाने बाद में तोड़ने की भावना को बढ़ावा ना देना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब खेल विधि से अगर आप शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को या खेल कोई खेल रहे हैं तो बच्चे को जो खेल है उसमें बच्चे को आनंद लेने के लिए खिलाना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि अगर ये तुम लोग रिकॉर्ड बना रहे हो तो उसे तोड़ना पड़ेगा, या एक रिकॉर्ड बनाना कोई जरूरी नहीं है, बस एक खेल को आनंद के रूप में देखा जाना चाहिए। एनसीएफ 2005 यही कहता है। और दोस्तों ये मेन जो पॉइंट थे, 21 टोटल पॉइंट थे और 21 टोटल पॉइंटों से ही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और ये महत्वपूर्ण बिंदु थे एनसीएफ 2005 से संबंधित। दोस्तों अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो जैसे ही क्लास खत्म हुआ दोस्तों इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बस आपको एक काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आपको शेयर करना है, वीडियोज़ को लाइक करना है और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको। और दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करिए क्योंकि अभी हम लोग दोस्तों नए हैं
थोड़ा सा दोस्तों प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि हम लोग रूरल एरिया से हैं और रूरल एरिया में कभी इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम हो जाता है। और वैसे नेट तो हमारे दोस्तों है ही नहीं, अपलोडिंग चलता है, नहीं तो दोस्तों ये सारी क्लासेस आपको लाइव मिलती। ठीक है, तो ये सारी क्लासेस दोस्तों आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करा करिए। अब आगे चलते हैं। अब देखिए एनसीएफ 2005 है दोस्तों, वो शिक्षक के प्रति क्या दृष्टिकोण रखता है। यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है और एक शिक्षक बच्चों के लिए क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक ऐसा सुगम करता है जो सूचनाओं को अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक है। तो देखिए एनसीएफ 2005 है दोस्तों, इसके अनुसार शिक्षा एक क्या है, सुगम करता है। ये देखिए पूछा जाता है पूरे एकदम सीटेट में, क्या हर एक टीचर के जितने सारे एग्जाम है सब में पूछा जाता है कि एक टीचर की भूमिका क्या है बाल केंद्रित शिक्षा में। तो एक टीचर की भूमिका सुगमकर्ता के रूप में। एक टीचर क्या है दोस्तों, एक टीचर क्या है, वो अर्थबोध यानी जो अर्थ होते हैं उनको क्या करता है, उनको बदलने की कला होता है उसके में। ये सूचनाएं, जितनी सारी सूचनाएं होती हैं उसको अर्थ के रूप में बदलने की जो कला होती है वो किसके अंतर्गत होती है, वो शिक्षक के अंतर्गत होती है। और एक सुगम रूप से एक जो है कि कहा जाए कि सरल भाषा में शिक्षा को देने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, शिक्षक करता है। इसीलिए शिक्षक को सुगमकर्ता के रूप में क्या दोस्तों जाना जाता है। तो एनसीएफ 2005 में पूछा जाए कि शिक्षक की क्या भूमिका है, तो शिक्षक एक सुगमकर्ता के रूप में जाना जाता है। ये आप याद रखेंगे और यहीं से जो कि प्रश्न बनेंगे। बच्चों के प्रति क्या दृष्टिकोण है दोस्तों, इसको देखेंगे। देखिए, प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति प्रकृति अलग होती है। सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्धि सामग्री या गतिविधियों के आधार पर अनेक अपने लिए अर्थ निर्माण करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो सभी बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, प्राकृतिक रूप से अलग होते हैं और सबके सोचने की क्षमता भी क्या होती है, अलग अलग होती है। और सभी अपने क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार ज्ञान को ग्रहण करते हैं तथा ज्ञान के लिए अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ करके अवलोकन करके अपने ज्ञान को क्या करते हैं, जागृत करते हैं। ठीक है, तो ये मानेंगे कि बच्चे की क्या होती है, विभिन्न क्षमताएं होती हैं, सभी बच्चे अलग अलग होते हैं तथा अपने आयु के अनुसार और अपने विवेक के अनुसार सभी बच्चे ज्ञान को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अब देखेंगे 2005 में भाषा के प्रति क्या दृष्टिकोण है। यानी शिक्षक सॉरी ये तो हो गया है, आगे चलते हैं। भाषा के प्रति क्या दृष्टिकोण है दोस्तों। तो देखिए, बच्चों में भाषा समझने, अभिव्यक्त करने की जो है जन्मजात क्षमता होती है। देखिए दोस्तों, हर एक बच्चा होता है तो उसमें क्या होती है, भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, और बच्चा क्या होता है दोस्तों, जब पैदा हो जाता है तो समझ लीजिए तभी से भाषा सीखने की उसके अंतर्गत योग्यता आ जाती है। कैसे, क्योंकि अगर आपके ही घर में अगर बच्चा होता है दोस्तों तो आप उसे कभी क ख ग घ कभी नहीं सिखाते हैं। बच्चा क्या करता है, आपकी आवाज़ों को देख करके अनुकरण करके सीधे जो है कि शब्दों को बोलना स्टार्ट कर देता है। भले आप उससे पूछेंगे तो ये नहीं बता पाएगा कि कौन क है कौन ख है, लेकिन उनसे शब्दों को बना करके मम्मी, पापा, चाचा, मामा इस तरह के जो है कि शब्दों का इस्तेमाल कर लेता है। और कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं कि जो आप नहीं सिखाए हैं तब भी वो बच्चा क्या कर लेता है, बोल लेता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि बच्चे की जो भाषा अर्जन की क्षमता है वो जन्मजात होती है। ठीक है, अब आगे देखेंगे एनसीएफ 2005 में गणित के प्रति क्या दृष्टिकोण है। ठीक है, तो बच्चे गणित की मूल संरचना को समझने, जैसे अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति के सभी मूल तत्व, समस्या समाधान की अनेक युक्तियां अर्थात सामान्य परिणाम, स्थिति विश्लेषण, अनुमान लगाना, पुष्टि करना आदि पद्धति मुहैया कराते हैं। देखिए, जो एनसीएफ 2005 है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, गणित, बीज गणित और इस तरह के जो है कि ज्ञान को निर्माण करने के लिए जो युक्तियां होती हैं उसका बच्चों के प्रति प्रेषित किया जाता है तथा सामान्य परिणाम और स्थिति को और फिर अनुमान लगाने के लिए बच्चों को क्या कर देना चाहिए, छूट देना चाहिए। और पुष्टि करना और आदि जो कि पद्धतियां, इन सभी पद्धतियों का एनसीएफ 2005 के अंतर्गत गणित की शिक्षा में प्रयोग किया जाता है एनसीएफ 2005 का। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी जो है कि दोस्तों इसको हमने अभी समझा दिया है कि गणित की जो विभिन्न शाखाएं हैं, जैसे बीज गणित, संख्या, त्रिकोणमिति और ज्यामिति, असतत गणित और संभावनाएं और आंकड़ों से अवधारणाओं को समझाना और दिखाना।
बच्चों को क्या करना चाहिए दोस्तों, गणितीय कीट का प्रयोग करना चाहिए दिखाने के लिए, और इस तरह की अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से अगर हो सके तो उस तरह के मॉकअप वगैरह भी दिखाना चाहिए बच्चों को, जिससे गणित के प्रति भी उनकी क्या अमूर्तता शक्ति जागृत हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अपरिचित और परिचित दोनों स्थितियों में समस्याओं को हल करने के लिए उचित गणितीय कौशल और अवधारणाओं का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, फिर समस्या समाधान के सामान्य नियमों को सही ढंग से चुने और लागू करना चाहिए। देखिए दोस्तों, समस्या जो समाधान है, समस्या को कैसे समाधान करना चाहिए, सबसे पहले समस्याओं को पकड़ना चाहिए कि कौन सी समस्या है और उस समस्याओं को किस तरह जो है कि आप सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह की विधियों का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए और उसे सही तरह से लागू भी करना चाहिए। छात्रों को तर्क और कल्पना और अमूर्तता की कल्पना करना और समस्याओं को हल करना, ये भी उनके अंतर्गत निर्मित करना चाहिए। और शिक्षण के दोस्तों उद्देश्य में यही शामिल होता है गणित के, कि बच्चों की जो अमूर्त शक्ति है उसको जागृत किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। विभिन्न प्रकार के गणितीय प्रतिनिधित्व जैसे आरेख, सूत्र, चार्ट, टेबल, मॉडल और ग्राफ का उपयोग करना चाहिए। देखिए, जब मैथ का क्लास चल रहा हो तो अधिकतम क्या करना चाहिए, अगर ग्राफ वाला पोर्शन है तो बच्चों को ग्राफ वगैरह दिखाना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, अगर गणित किट है तो गणित किट जो है कि बच्चों को प्रस्तुत कराना चाहिए। तो इस तरह के जो है कि अलग अलग जो है कि आप आरेख, सूत्र, चार्ट और टेबल जो है कि प्रस्तुत करा करके गणितीय क्रियाओं को आप करवा सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगला जो है कि स्लाइड पे चलते हैं। अब जो विज्ञान के क्षेत्र में जो है कि क्या उद्देश्य है एनसीएफ 2005 का। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि एनसीएफ 2005 क्या करता है, चहुमुखी विकास का बात करता है। तो इसमें हम लोग विज्ञान को भी देखेंगे, गणित को भी देखा हमने, भाषा को भी देखा। अब जो है कि विज्ञान को देखेंगे कि विज्ञान के बारे में एनसीएफ 2005 क्या कहता है। तो देखेंगे, कौशल प्राप्त करने और वैज्ञानिक ज्ञान के सत्यापन और पीढ़ी के लिए अग्रणी प्रक्रियाओं को, तरीकों को समझाने के लिए विज्ञान के विकास और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का निर्माण करना। ठीक है, तो विज्ञान को समझने के लिए दोस्तों भविष्य में जो होने वाली क्या है समस्याएं हैं, चाहे भविष्य में जो उपयोगी चीजें हैं, उनके बारे में अग्रणी यानी अग्रसोची तरीकों का क्या करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए। और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का भी क्या दोस्तों निर्माण करना क्या है, मुख्य एनसीएफ 2005 का क्या है उद्देश्य है। ठीक है, प्रौद्योगिकी, विज्ञान और समाज के इंटरफेस में वैश्विक और स्थानिक मुद्दों से संबंधित सराहना करने के लिए पेशेवर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान और साथ ही व्यवहारिक कौशल प्राप्त करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो प्रौद्योगिकी आज देख रहे हैं, प्रौद्योगिकी हमारे भारत में भी इतना आगे बढ़ चुका है। जैसा कि आप अभी देखे होंगे, मंगलयान छोड़े गए या चंद्रयान छोड़े गए, ये जो सभी जो है क्षेत्र किससे संबंधित है, प्रौद्योगिकी क्षेत्र से ही संबंधित है। इस तरह के कौशल भी बच्चों में क्या करने चाहिए, विकसित करने चाहिए। और व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ कौशल ज्ञान भी देना चाहिए। कौशल का मतलब होता है व्यवहारिक जो ज्ञान होते हैं दोस्तों, वो किताबों से संबंधित होते हैं, वातावरण से संबंधित होते हैं। और कौशल जो ज्ञान होते हैं दोस्तों, जैसे अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो आईटीआई करते समय आपको प्रैक्टिकल करवाना, ये सभी कौशल के अंतर्गत आता है। तो जो आप काम सीखते हैं उसको अच्छे तरीके से करना, वही कौशल के अंतर्गत आता है। तो बच्चों को सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ कौशलात्मक ज्ञान भी प्रदान किया जाना चाहिए। कुछ मूल्यों को आत्मसात करने के लिए जैसे ईमानदारी, सहयोग, अखंडता, पर्यावरण का संरक्षण और जीवन के लिए चिंता और महत्वपूर्ण सोच को विकसित करना चाहिए। देखिए, बच्चे जो हैं दोस्तों उनको क्या ईमानदारी उनके अंतर्गत विकसित करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, पर्यावरण को आप कैसे सुरक्षित रख सकते हो, इस तरह के भी भावनाओं को बच्चों में विकसित करना चाहिए। और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए अधिक से अधिक जैसे जो नवीनीकरण साधन है या अनवीनीकरण साधन है दोस्तों, जैसे नवीनीकरण साधन और अनवीनीकरण साधन। तो जो अनवीनीकरण साधन है दोस्तों, अगर बच्चों के प्रति आप पर्यावरण के प्रति संवेदनाएं उत्पन्न करेंगे तो बच्चा क्या करेगा, अनवीनीकरण स्रोत को क्या करेगा, कम उपयोग करेगा, जैसे पेट्रोल का, डीजल का, एलपीजी का। तो इस तरह की जो कि भावनाएं बच्चों के अंदर क्या करनी चाहिए, विकसित करने चाहिए। और वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत और विज्ञान के एनसीएफ 2005 के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज जो है कि आप अगर अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक शेयर नहीं किया तो प्लीज अपने दोस्तों में प्लीज शेयर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।